नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी को आपके अपने YouTube चैनल S1 कोचिंग सेंटर में। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम लोग रेलवे ALP के द्वारा पूछे गए साइंस के क्वेश्चंस को देखेंगे, ठीक है। जिसमें आज के वीडियो में हम लोग 9 अगस्त 2018 शिफ्ट 2 के क्वेश्चंस को देखेंगे। इस डेट का शिफ्ट 1 का वीडियो जो है वो ऑलरेडी चैनल पर अपलोड हो चुका है। जिसके चैनल नहीं देखे हैं वो चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। चलिए देखते हैं इस शिफ्ट का सबसे पहला क्वेश्चन क्या है कि तत्व ए, बी और सी डोबेराइनर के त्रिक के रूप में है। यदि ए का परमाणु भार 40 है और सी का परमाणु भार 137 है तो बी का परमाणु भार क्या होगा। तो देखिए, सबसे पहले बात तो क्या है कि डोबेराइनर का त्रिक नियम क्या था कि देखिए, डोबेराइनर का त्रिक नियम क्या था कि जो बीच वाला होता है ना, कोई भी जब तीन तत्वों में जो बीच का जो एलिमेंट होता है उसका जो वैल्यू होता है वो क्या होता है, वो बाकी दो के माध्य के बराबर होता है, ठीक है। यानी कि यहाँ पे बी का वैल्यू कौन हो जाएगा, यहाँ पे बी का हो जाएगा बी, ठीक है। अब बाकी ये प्लस सी इसका माध्य करेंगे तो 2 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। यानी कि ए का मान कितना है, तो ए का मान 40 है, सी के मान कितना है 137 है। यानी कि 40 प्लस 137 ऐड करने के बाद 2 से डिवाइड कर देंगे, दोनों का ऐड करने के बाद कितना आएगा 177 आएगा, ठीक है। और 177 का जब 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, वो आएगा 88 पॉइंट समथिंग आ जाएगा, ठीक है। तो यानी कि हम कह सकते हैं कि इसका आंसर क्या होगा 88 होगा, ठीक है। यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बारे में कुछ और जान लेते हैं। देखिए, डोबेराइनर के त्रिक नियमों के अनुसार जब रासायनिक समूह के कुछ तत्व परमाणु द्रव्यमान बढ़ाने के लिए बनते हैं तो रिक या तीन तत्वों के समूह में प्राप्त करने के लिए समान गुण होते हैं। त्रिक के मध्य तत्वों का परमाणु द्रव्यमान अन्य दो तत्वों के परमाणु द्रव्यमान के अंकगणित माध्य के बराबर होता है, ठीक है। तो यहाँ पर भी देखिए बी का वैल्यू कैसे निकालेंगे, ए प्लस सी करेंगे, वो 2 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। यानी कि यहाँ पे 88 अप्रोक्स आ जाएगा। फ्रेंड्स, अगर आप रेलवे के साथ साथ और भी किसी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए भी इंपॉर्टेंट हो जाएगा, ठीक है। इसीलिए वीडियो को बिना स्किप किए शुरू से अंत तक देखिएगा। चलिए उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं क्या है कि 4 kg की एक वस्तु विरामावस्था में है, ठीक है। एक नियत बल की क्रिया के अंतर्गत यह 5 मीटर प्रति सेकेंड की चाल प्राप्त करता है। बल द्वारा प्राप्त किया गया कार्य क्या होगा। तो देखिए यहाँ बाकी देखिए यहाँ पे क्या क्या था, एम का वैल्यू दे दिया था, कितना दे दिया था 4 था, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिए इसका यू का वैल्यू कितना होगा, इनिशियल वेलोसिटी का 0 हो जाएगा, ठीक है। बाकी भी फाइनल वेलोसिटी का क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा यहाँ पे 5 दिया है। अब बाकी देखिए गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, वो होता है 1/2 mv² होता है, ठीक है। तो यहाँ पे 2 बार हो जाएगा, एक बार होगा 1/2 mv², एक बार फिर क्या होगा 1/2 mu² होगा, ठीक है। यानी कि फाइनल वेलोसिटी में से इनिशियल वेलोसिटी माइनस कर देंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए 1/2 m दोनों कॉमन आ जाएगा तो 1/2 ये m कॉमन आ जाएगा। v का मान कितना था 5 था, तो 5 का स्क्वायर कर दीजिए, और u का मान 0 था तो u का स्क्वायर कर दीजिए, तो 0 का स्क्वायर कर दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए फिर क्या हो जाएगा, यहाँ पे कितना 1/2 m का मान कितना था 4 था, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 25 घटा 0 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ देखिए 2 से 4 कटेगा 2 बार में, और यहाँ पे 25 गुना 2 कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा, यानी कि 50 जूल इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। कहाँ पे आपका ऑप्शन बी में, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसके बारे में कुछ और जान लेते हैं। देखिए, कार्य ऊर्जा परिमेय क्या कहता है, तो कार्य ऊर्जा परिमेय कहता है कि किसी पिंड पर कार्य करने वाले शुद्ध बल के द्वारा किया गया कार्य गतिज ऊर्जा में उत्पन्न परिवर्तन के बराबर होता है। इसे W बराबर देखिए यहाँ पे क्या है काइनेटिक फाइनल वेलोसिटी माइनस काइनेटिक में इनिशियल वेलोसिटी को माइनस कर देते हैं, ठीक है। फिर यहाँ देखिए उपयुक्त समीकरण को कार्य ऊर्जा परिमेय समीकरण कहा जाता है, ठीक है। यानी कि W बराबर जो है फॉर्मूला क्या होता है, तो KF माइनस KI, ठीक है। जहाँ पे यहाँ पे क्या होगा, ये होगा काइनेटिक एनर्जी का फाइनल वेलोसिटी, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी का इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है। चलिए उसके बाद क्वेश्चन नंबर देखिए 3 क्या है कि यदि आप एक दर्पण में देखते हैं तो आप पाते हैं कि प्रतिबिंब यानी कि आपका परावर्तन जो है वो आपसे छोटा दिखता है, तो उस दर्पण का प्रकार क्या होगा। समतल अवतल दर्पण होगा, अवतल दर्पण होगा, समतल दर्पण होगा, या फिर उत्तल दर्पण होगा। तो देखिए अगर आप किसी भी दर्पण में जब आप अपने आप को छोटा महसूस करते हैं देखने के बाद तो वो होता है उत्तल दर्पण, ठीक है। यानी कि यहाँ पे ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए करके सबके बारे में जानते हैं। देखिए क्या है कि उत्तल दर्पण क्या है, तो उत्तल दर्पण या फिर इसको अपसारी दर्पण भी कहते हैं, एक प्रकार का वक्रित यानी कि मुदा हुआ दर्पण होता है जो प्रकाश को बाहर की ओर परावर्तित करता है, ठीक है, और इसीलिए यह आभासी प्रतिबिंब बनाता है। फिर देखिए उत्तल दर्पण का उपयोग कहाँ पर होता है, तो देखिए उत्तल दर्पण का उपयोग जो है वो वाहनों के पीछे देखने वाले दर्पणों में करते हैं, धूप के चश्मे में, आवर्धक चश्मे, ये सब चीज़ों में हम लोग उपयोग करते हैं उत्तल दर्पण का। उसके बाद देखिए समतल दर्पण क्या होता है, तो समतल दर्पण देखिए क्या है कि समतल दर्पण जो है वो एक सपाट परावर्तक सतह होता है, ठीक है। यानी कि प्लेन मिरर होता है,
परिणाम स्वरूप जब प्रकाश की समांतर किरणें एक सपाट दर्पण से टकराती है तो वे एक दूसरे के समांतर परावर्तित होती है, इसीलिए वे कभी नहीं मिलते हैं, ठीक है, या वे अनंत पर मिलते हैं। परिणाम स्वरूप प्रकाश के हस्तक्षेप के कारण समतल दर्पण की फोकस लंबाई क्या होता है, वो अनंत पर होती है। चलिए उसके बाद जानते हैं कि अवतल दर्पण का उपयोग कहाँ कहाँ होता है। तो देखिए सेविंग मिरर में करते हैं, टॉर्च में, हेडलाइट में, और बड़े उपकरण जैसे कि विमान, दूरबीन, ये सब में हम लोग अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या है कि खाद्य पदार्थों में विकृत गंधिता, इसको इंग्लिश में रेसिडिटी बोलते हैं, का मुख्य कारण वसा और तेलों का डैश है। तो बताइए खाद्य पदार्थों में जो विकृत गंधिता होता है उसका मुख्य कारण क्या होता है? जल अपघटन, ऑक्सीकरण, स्पष्टीकरण या फिर अवकरण। तो देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑक्सीकरण, ठीक है, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बारे में कुछ और जानते हैं। देखिए विकृत गंधिता यानी कि रेसिडिटी जो है वो तेल या वसा युक्त खाद्य पदार्थ उपचयित होकर या फिर ऑक्सीकरण होकर अपना स्वाद एवं गंध को बदल लेते हैं, और यही घटना विकृत गंधिता कहलाती है, ठीक है। जैसे उदाहरण के लिए देखिए कि तेल या वसा में तले हुए खाद्य पदार्थ जैसे कि नमकीन, चिप्स इत्यादि लंबे समय तक रखने पर उसका स्वाद एवं गंध जो होता है वो क्या होता है, वो अप्रिय हो जाता है, ठीक है। इसे रोकने के लिए क्या करें? तो इसे रोकने के लिए खाद्य पदार्थों में प्रतिऑक्सीकारक यानी कि एंटीऑक्सीडेंट मिलाते हैं, और एंटीऑक्सीडेंट में जैसे कि देखिए नाइट्रोजन गैस में वसा और तेल युक्त खाद्य पदार्थों को पैक करके इसे रोका जा सकता है, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या है कि निम्न में से क्या बढ़ते भ्रूण के लिए पोषक उत्तक के रूप में कार्य करता है? बताइए क्या बढ़ते भ्रूण के लिए पोषक उत्तक के रूप में कार्य करता है? बीजांड, अंडाशय, भ्रूणपोष या फिर युग्मनज। देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा भ्रूणपोष, ठीक है, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बारे में कुछ और जानते हैं। देखिए भ्रूणपोष एक महत्वपूर्ण पादप उत्पाद होता है जो मनुष्य को भोजन के रूप में ऊर्जा प्रदान करता है। सभी प्रकार के अन्न और तेल उत्पाद इसमें शामिल होता है। फिर देखिए आवृतबीजी पौधों में भ्रूणपोष एक पोषक उत्तक के रूप में कार्य करता है। चलिए उसके बाद अंडाशय के बारे में देखिए जान लेते हैं। देखिए अंडाशय जो है वो छोटी अंडाकार आकार की ग्रंथियां होती है जो आपके गर्भाशय के दोनों ओर स्थित होती है। वे आपके अंडों, जिन्हें हम लोग डिंब कहते हैं, का उत्पादन और भंडारण करते हैं और हार्मोन बनाते हैं जो आपके मासिक धर्म चक्र और गर्भावस्था को नियंत्रित करते हैं। उसके बाद देखिए बीजांड क्या होता है? तो देखिए बीजांड जो है वो अंडाशय के अंदर मौजूद होता है जो महिला प्रजनन कोशिकाओं में विकसित होता है और निषेचन के बाद यह एक बीज में विकसित हो जाता है। फिर देखिए युग्मनज क्या होता है? तो देखिए युग्मनज जो है वो नर तथा मादा युग्मकों के मिलने से बनने वाली कोशिका को युग्मनज कहते हैं, ठीक है। चलिए उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या है कि 20 सेंटीमीटर की वक्रता त्रिज्या वाले अवतल दर्पण की फोकस लंबाई कितनी होगी? तो बताइए 20 सेंटीमीटर की वक्रता त्रिज्या वाले अवतल दर्पण की फोकस लंबाई कितनी होगी? 15 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर या फिर 10 सेंटीमीटर। तो देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा 10 सेंटीमीटर, ठीक है, यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्योंकि देखिए फॉर्मूला होता है फोकस, देखिए फोकस लंबाई का फॉर्मूला क्या होता है? R/2 होता है, ठीक है। यानी कि यहाँ पे R का मान दिया था कितना? 20, तो 20 को 2 से डिवाइड कर दीजिए तो कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे F का मान निकलेगा 10 सेंटीमीटर, ठीक है। देखिए क्या है कि फोकस लंबाई जो है वो अक्षर स्मॉल f के द्वारा निरूपित किया जाता है, और एक होता है ध्रुव जिसको P से डिनोट करते हैं, और एक फोकस होता है इसको कैपिटल F से डिनोट करते हैं, ठीक है। यह ध्रुव P और फोकस F के बीच की दूरी होता है। यदि फोकल लंबाई और R वक्रता त्रिज्या है तो F बराबर फॉर्मूला क्या हो जाएगा? R/2 हो जाएगा, ठीक है, जहाँ पे R बराबर हम लोग 2F भी लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए कि अवतल और उत्तल दोनों दर्पण के लिए ये फॉर्मूला लागू हो सकता है, ठीक है, और यह संबंध जो है वो दोनों के लिए लागू होता है, उत्तल दर्पण के लिए भी और अवतल दर्पण के लिए भी। उसके बाद देखिए कि फोकस लंबाई जो है वो वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, ठीक है। ये जो फोकस लंबाई होता है वो वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। चलिए उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या है कि 22 kg के द्रव्यमान वाली वस्तु 5 मीटर प्रति सेकेंड वेग के साथ चलती है, उसमें कितनी गतिज ऊर्जा होगी? ठीक है, तो सबसे पहली बात देखिए गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है? 1/2 mv² होता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए m का वैल्यू दिया हुआ है, ठीक है। बाकी देखिए यहाँ पे 5 मीटर प्रति सेकंड वेग के साथ चल रहा है, ठीक है, यानी कि यहाँ पे वेग का भी वैल्यू दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे फॉर्मूला में इसको सेट कर दीजिए तो कितना हो जाएगा? 1/2 हो जाएगा। m का मान कितना है? 22 है। v का मान कितना है? 5 है। 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए 2 से 22 कटेगा कितनी बार में? 11 बार में। 25 गुना 11 कितना हो जाएगा? 275 हो जाएगा, ठीक है, यानी कि 275 जूल इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। कहाँ पे है? तो आपका ऑप्शन ये में, तो ऑप्शन ये इसका राइट आंसर हो जाएगा।
देखिए क्या है कि गतिज ऊर्जा जो है वो वस्तु के द्रव्यमान और उसके वेग के वर्ग के समानुपाती होती है। यानी कि देखिए वही बताया कि काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 mv² होता है, ठीक है। फिर देखिए क्या कि यदि द्रव्यमान की इकाई जो है वो केजी में है यानी कि किलोग्राम में है और वेग जो है वो मीटर प्रति सेकेंड में है, तो गतिज ऊर्जा की इकाई जो है वो किस में होगा, वो होगा किलोग्राम मीटर प्रति वर्ग सेकेंड हो जाएगा, ठीक है। किस में होगा, किलोग्राम मीटर प्रति वर्ग सेकेंड में हो जाएगा, ठीक है। फ्रेंड्स अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो उसको लाइक करें और दोस्तों के पास भी शेयर करें। चलिए उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं क्या है कि एक वाहक का प्रतिरोध किसके व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो बताइए एक वाहक का प्रतिरोध जो है वो किसके व्युत्क्रमानुपाती होता है, तापमान का, प्रतिरोधकता का, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल का या फिर लंबाई का। तो देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल का, ठीक है। यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए प्रतिरोधकता क्या होता है, तो प्रतिरोधकता जो है जैसे आमतौर पर ग्रीक अक्षर RHO रो यानी कि ये पी के जैसा होता है, इसको रो बोलते हैं, ठीक है। तो रो के द्वारा इसको दर्शाया जाता है। मात्रात्मक रूप से एक तार जो है वो जैसे नमूने के प्रतिरोध कैपिटल R के बराबर होती है, जिसे इसके क्रॉस अनुभागीय क्षेत्र यानी कि ये से गुना किया जाता है और इसकी लंबाई L से विभाजित किया जाता है, ठीक है। यानी कि हम कह सकते हैं कि प्रतिरोधकता का फॉर्मूला क्या होता है, तो प्रतिरोधकता का फॉर्मूला होता है क्या, R गुना ये बटे L, ठीक है। जो उसके बाद R क्या है, तो R प्रतिरोध है। अब प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, ओम होता है, ठीक है। उसके बाद ये क्या है, तो ये जो है ये क्या एरिया है, ठीक है, इसका मीटर स्क्वायर होता है। बाकी ये L क्या है, ये लंबाई है। उसके बाद देखिए प्रतिरोधकता का मात्रक क्या होता है, तो प्रतिरोधकता का मात्रक होता है ओम मीटर, ठीक है। क्या होता है, ओम मीटर होता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्या है कि थायरॉक्सिन के संश्लेषण के लिए निम्न में से क्या आवश्यक है। तो बताइए थायरॉक्सिन के संश्लेषण के लिए निम्न में से क्या आवश्यक है, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम या फिर आयोडीन। तो देखिए थायरॉक्सिन के संश्लेषण के लिए आवश्यक हो जाएगा आयोडीन, ठीक है। यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए क्या है कि थायराइड ग्रंथि जो है एक अंतःस्रावी ग्रंथि होता है जो गले में स्थित होता है, ठीक है। यानी कि थायराइड ग्रंथि कहाँ पर स्थित होता है, तो गले में स्थित होता है, ठीक है, जो तितली के आकार के जैसा रहता है, ठीक है। यह दो हार्मोन थायरॉक्सिन और ट्राईआइडोथायरोनिन को स्रावित करता है, जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, हृदय प्रणाली और फिर कंकाल को नियंत्रित करता है। तो देखिए कि आयोडीन और सेलेनियम सबसे महत्वपूर्ण सूक्ष्म पोषक तत्व होता है जो थायराइड हार्मोन के उत्पादन के लिए महत्वपूर्ण होता है। कौन कौन सा दो तत्व होता है, आयोडीन और सेलेनियम। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 देखिए क्या है कि पौधों में तने या जड़ की चौड़ाई किसके कारण बढ़ जाती है, पार्श्व विभाज्योत्तक के कारण, मध्यनिष्ठ विभाज्योत्तक के कारण, अतिरिक्त विभाज्योत्तक के कारण या फिर शीर्ष विभाज्योत्तक के कारण। तो देखिए इसका सही उत्तर जो पार्श्व विभाज्योत्तक के कारण, ठीक है। यानी कि ऑप्शन ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बारे में कुछ और जानते हैं। देखिए ऐसे उत्तक जिनमें उपस्थित कोशिकाएं निरंतर विभक्त होती रहती है विभाज्योत्तक कहलाती है। ये उत्तक पौधों की लंबाई और मोटाई बढ़ाने में सहायता करते हैं। विभाज्योत्तक केवल वृद्धि करने वाले भागों में मिलते हैं। तने का अग्रस्त भाग तथा जड़ का अग्रस्त भाग ऐसे स्थान होते हैं जहां पर विभाज्योत्तक पाए जाते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए पार्श्व विभाज्योत्तक क्या होता है, तो पार्श्व विभाज्योत्तक जो है वो किसी पौधे के तने और जड़ के पार्श्व भाग पर मौजूद होता है। ये विभाज्योत्तक जो है वो पौधों की मोटाई बढ़ाने में मदद करते हैं। उसके बाद क्या कि सामान्य कैम्बियम और कॉर्क कैम्बियम पार्श्व विभाज्योत्तक उत्तक के अच्छे उदाहरण होते हैं। कौन कौन सा, सामान्य कैम्बियम और एक कॉर्क कैम्बियम। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 देखिए क्या है कि निम्न में से किस धातु को मिट्टी के तेल में संग्रहित किया जाता है। तो बताइए किस धातु को मिट्टी के तेल में संग्रहित किया जाता है, प्लेटिनम, तांबा, सोडियम या फिर सोना। तो देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा सोडियम, ठीक है। यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए पोटेशियम और सोडियम को मिट्टी के तेल में रखा जाता है। क्यों, क्योंकि ये अत्यधिक प्रतिक्रियाशील धातु होते हैं, ठीक है। और हवा के संपर्क में आते ही ये क्या होता है, ये आग पकड़ लेते हैं। इसीलिए इसे रोकने के लिए मिट्टी के तेल में रखा जाता है। तो कौन सी ये दो तत्व है, एक है पोटेशियम, दूसरा है सोडियम, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 देखिए क्या है कि तापमान को सेल्सियस से केल्विन पैमाने में बदलने के लिए आपको क्या करना चाहिए। तो बताइए क्या करना चाहिए, दिए गए तापमान को 273 से गुना करना चाहिए, दिए गए तापमान में 273 जोड़ना चाहिए, या फिर दिए गए तापमान को 273 से भाग देना चाहिए, या फिर दिए गए तापमान को 273 से घटाना चाहिए। तो देखिए अगर आप सेल्सियस से केल्विन में बदलना चाहते हैं तो आपको 273 उसमें ऐड करना होगा, ठीक है। यानी कि ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा।
देखिए क्या है कि सेल्सियस स्केल में 0 और केल्विन स्केल में 273 ये बराबर होता है, ठीक है। और दिए गए तापमान में 273 को जोड़ के हम सेल्सियस से केल्विन में बदल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 देखिए क्या है कि 2 किलो द्रव्यमान की एक वस्तु को 20 मीटर प्रति सेकेंड की शुरुआती वेग के साथ ऊपर की ओर फेंका जाता है। 2 सेकेंड के बाद इसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी, ठीक है। जहां पे देखिए स्मॉल जी का वैल्यू यहाँ पे 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर लेना है, ठीक है। क्या है कि 20 मीटर प्रति सेकंड, ठीक है, यानी कि यू का मान दिया, इनिशियल वेलोसिटी दिया, कितना दिया तो 20 मीटर प्रति सेकंड दिया, ठीक है। बाकी भी नहीं दिया है क्योंकि देखिए काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है तो 1/2 mv² होता है, ठीक है। तो यानी कि हम लोग को भी की जरूरत है, ठीक है, तो भी नहीं दिया है। उसके बाद देखिए टी दिया है, टी कितना दिया 2 दिया, ठीक है। तो देखिए न्यूटन की गति का नियम का पहला फॉर्मूला क्या था, वो था v बराबर u प्लस ए टी था, ठीक है। तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं v। तो देखिए यहाँ पे u का मान कितना है 20 है। उसके बाद देखिए यहाँ पे जी ए की जगह क्या रखेंगे, यहाँ पे ए की जगह जी रखेंगे, ठीक है। जी हमेशा माइनस में होता है, यहाँ पे क्या होगा माइनस हो जाएगा। कितना है यहाँ पे 10 है। उसके बाद टी का मान कितना है तो 2 है, तो 10 गुना 2 कितना 20, 20 में से 20 जाएगा 0, यानी कि भी का मान कितना निकला 0 निकल गया। गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या था 1/2 mv², ठीक है, यानी कि 1/2 m का मान कितना था 2 था और v का मान कितना निकला 0। टी को भी 0 से गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, ठीक है। तो फाइनली इसका आंसर क्या होगा 0 जूल होगा, ठीक है, यानी कि ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। स्थितिज ऊर्जा, तो स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है mgh होता है, ठीक है। चलिए उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 देखिए क्या है कि निम्न में से क्या प्रकृति में कभी अकेले विद्यमान नहीं होता है। तो बताइए क्या है जो प्रकृति में कभी अकेले विद्यमान नहीं होता है, जड़त्व, बल, संवेग या फिर वेग। तो देखिए प्रकृति में कभी अकेले विद्यमान नहीं होगा क्या तो बल, ठीक है, यानी कि ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। देखिए बल क्या होता है तो बल उस बाह्य अभिक्रिया को कहते हैं जो वस्तु की विरामावस्था या फिर एक समान गति की अवस्था में परिवर्तन कर देता है, ठीक है, या फिर परिवर्तन करने की चेष्टा करता है, उसी को बल कहते हैं। बल देखिए बल क्या है तो बल एक सदिश राशि है, ठीक है। इसका सही मात्रक क्या होता है तो इसका सही मात्रक न्यूटन होता है, ठीक है। उसके बाद देखिए जड़त्व क्या होता है, इसको इनर्शिया बोलते हैं इंग्लिश में। तो देखिए किसी पिंड का वह गुण जो अपनी गति या फिर विश्राम की अवस्था में बने रहना चाहता है तब तक जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल ना लगे, ठीक है, तो ये होता है जड़त्व। उसके बाद देखिए क्या है कि वेग क्या है तो वेग जो है एक सदिश राशि होता है जो किसी विशेष दिशा में किसी वस्तु की गति का माप होता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 देखिए क्या है कि बायोगैस संयंत्र में निम्न में से कौन सी गैस उत्पन्न नहीं होती है। तो बताइए बायोगैस संयंत्र में कौन सी गैस उत्पन्न नहीं होती है, कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड, मीथेन गैस या फिर कार्बन डाइऑक्साइड। तो देखिए बायोगैस में हाइड्रोजन सल्फाइड, मीथेन गैस और कार्बन डाइऑक्साइड गैस रहता है, ठीक है, लेकिन कार्बन मोनोऑक्साइड गैस नहीं रहता है, ठीक है। तो यानी कि ऑप्शन ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। रूप से मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड होता है, ठीक है, इसमें थोड़ी मात्रा में हाइड्रोजन सल्फाइड भी होता है, सिलोक्सेन और कुछ नमी भी उपस्थित होता है, ठीक है। इनकी सापेक्ष मात्रा परिणामी बायोगैस के उत्पादन में शामिल अपशिष्ट के प्रकार के आधार पर भिन्न होता है। नंबर 16 देखिए क्या है कि किसके निर्माण में क्लोरीन गैस का उपयोग किया जाता है। तो बताइए किसके निर्माण में क्लोरीन गैस का प्रयोग किया जाता है, बेकिंग पाउडर के लिए, बेकिंग सोडा, ब्लीचिंग पाउडर या फिर वॉशिंग पाउडर। तो देखिए इसका सही उत्तर जगह ब्लीचिंग पाउडर, ठीक है, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए क्लोरीन गैस जो है वो विद्युत अपघटन में पैदा होता है। क्लोरीन गैस कैसे पैदा होता है तो विद्युत अपघटन के द्वारा, ठीक है, जिसका उपयोग जो है वो ब्लीचिंग पाउडर के निर्माण में किया जाता है। ब्लीचिंग पाउडर सूखे यानी कि सिलेक्ट लाइम, यानी कि देखिए सूखा चूना का फॉर्मूला क्या होता है वो होता है CaOH2 होता है, ठीक है, पर क्लोरीन की क्रिया करके प्राप्त किया जाता है। ब्लीचिंग पाउडर को CaOCl2 के रूप में दर्शाया जाता है, यानी कि ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला क्या होता है वो होता है CaOCl2, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 देखिए क्या है, बोलता कि यदि क्रिप्टन की परमाणु संख्या 36 है तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा। किसी भी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने के लिए हम लोग को सबसे पहले कक्षक की जरूरत होता है। कक्षक क्या क्या होता है, वो होता है KLMNO ये सब होता है, ठीक है, जिसमें से देखिए एक फॉर्मूला होता है निकालने का, क्या होता है वो होता है 2n², ठीक है, जहाँ पे n क्या करते हैं n नंबर ऑफ कक्षा का रखते हैं यहाँ पे, ठीक है, जैसे n का मान 1 2 3 सब रखते हैं, यहाँ पे 1 2 3 ये क्या है ये नंबर ऑफ कक्षा दर्शाता है, ठीक है। तो यानी कि हम यहाँ पे जब रखते हैं मान तो यहाँ पे क्या क्या आता है वो आता है 2 8 18 उसके बाद 32 इस तरह का निकलता है, ठीक है। तो यहाँ पे इसका मतलब क्या हुआ कि किसी भी एलिमेंट की जो अंतिम या कि बाहरी, इसका मतलब है किसी भी एलिमेंट के बाह्य कक्षा में अधिकतम कितना इलेक्ट्रॉन हो सकता है, ठीक है। तो यानी कि देखिए 36 का अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा वो होगा 2 8 होगा, ठीक है, उसके बाद फिर 18 हो जाएगा, उसके बाद यहाँ पे कितना होगा देखिए 2 8 + 2 कितना 10 हो गया, 10 + 18 कितना हो गया 28 हो गया, और कितना चाहिए 8 चाहिए,
यानी कि इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, 2 8 18 8 होगा। ठीक है, तो कहाँ पे है आपका ऑप्शन बी में, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए क्रिप्टन जो है क्या है, तो क्रिप्टन एक रासायनिक तत्व है जो निष्क्रिय गैसों के समूह में आता है। इसका परमाणु संख्या 36 है। ठीक है, तो कि निष्क्रिय गैस यानी कि जो अक्रिय गैस है वो समूह 18 के तत्वों को कहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 देखिए क्या है कि धातु की अम्ल के साथ अभिक्रिया होने से क्या बनता है। तो बताइए धातु की अम्ल के साथ अभिक्रिया होने पर क्या बनता है, लवण और क्लोरीन, लवण और लवण, लवण और हाइड्रोजन, या फिर लवण और पानी। तो देखिए धातु की अम्ल के साथ अभिक्रिया होने पर बनता है क्या, लवण और हाइड्रोजन। ठीक है, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कि जब कोई अम्ल किसी धातु के साथ संयोग करता है तो नमक और हाइड्रोजन उत्पन्न होते हैं। यह प्रतिक्रिया का सामान्य शब्द समीकरण है। तो इसका देखिए सामान्य फॉर्मूला क्या होता है, होता धातु प्लस अम्ल। ठीक है, बराबर क्या होता है, होता नमक प्लस हाइड्रोजन, नमक को ही लवण बोलते हैं। ठीक है, कुछ एग्जाम्पल देख लीजिए। देखिए जैसे जिंक धातु को जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ प्रतिक्रिया करते हैं तो क्या बनता है, वो बनता है जिंक क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होता है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 देखिए क्या है कि यदि डैश होता है तो अधिक जैव विविधता उत्पन्न होगी। तो बताइए क्या होने पर अधिक जैव विविधता उत्पन्न होगी, लैंगिक प्रजनन, द्विक विखंडन, वनस्पति प्रसारण, या फिर अलैंगिक प्रजनन। तो देखिए अगर लैंगिक प्रजनन होगा तो अधिक जैव विविधता उत्पन्न होगा। ठीक है, यानी कि ऑप्शन ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए क्या कि अलैंगिक प्रजनन में एक जीव के जीन में बदलाव किए बिना उसे 2 भागों में विभाजित किया जा सकता है, जबकि लैंगिक प्रजनन में शुक्राणु और अंडाणु का संलयन शामिल होता है जिसमें जनक जीव के जीन का एक अलग संयोजन होता है। इसीलिए लैंगिक प्रजनन अधिक विविधता प्रदान करता है। उसके बाद इस शिफ्ट का अंतिम क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 देखिए क्या है कि निम्न में से कौन सा कथन गलत है। तो बताइए कौन सा कथन गलत है, दाब कम होने से बर्फ का गलनांक कम हो जाता है। ठीक है, तो पहला वाला ही गलत है। बाकी ऑप्शन देखिए देख लेते हैं। तरल बूंदों का गोलीय आकार तरल पदार्थों में पृष्ठ तनाव के गुणधर्म का कारण होता है, बिल्कुल सही। उसके बाद है कि वाष्पीकरण जो है वो केवल द्रवों की सतह पर होता है, ये भी सही है। उसके बाद है कि अधिक ऊंचाई पर कम वायुमंडलीय दाब के कारण उच्च ऊंचाई पर तरल पदार्थ का कम तापमान पर उबलने लगता है, तो ये भी सही है। ठीक है, यानी कि यहाँ पे पूछा था कौन गलत है, यानी कि यहाँ पे ऑप्शन ये ही इसका गलत हो जाएगा। ठीक है, यानी कि ऑप्शन ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बारे में कुछ और जान लेते हैं। देखिए दबाव बढ़ने पर बर्फ का गलनांक क्या होता है, घटता है। ठीक है, क्योंकि दाब बढ़ने पर आयतन घटता है और पानी की मात्रा बर्फ से घट जाती है। उसके बाद क्या कि पानी का तल जो है वो पृष्ठ तनाव के प्रभाव से क्षेत्रफल में कम हो जाता है। गोल आकृति का क्षेत्रफल न्यूनतम होता है, गोल आकृति का क्षेत्रफल न्यूनतम होता है, इसीलिए पानी की बूंदें नीचे आते हुए गोल हो जाती है, अर्थात पानी की बूंदें आकृति में गोल होती है। उसके बाद देखिए क्या कि वाष्पीकरण केवल तरल की सतह पर होता है, जबकि उबलना पूरे तरल में हो सकता है। उबलने में अवस्था में परिवर्तन तरल के किसी भी बिंदु पर होता है जहां बुलबुले बनते हैं, फिर बुलबुले उठते हैं और तरल की सतह पर टूट जाते हैं। उसके बाद देखिए कि जब हवा का तापमान बढ़ता है तो इसका विस्तार होता है और प्रति इकाई क्षेत्र में अणुओं की संख्या में कमी हो जाती है, इससे दबाव में कमी आती है। इसी तरह जब तापमान गिरता है तो हवा सिकुड़ता है और दबाव क्या था, वो दबाव बढ़ जाता है। ठीक है, तो बस इतना ही था फ्रेंड्स। कैसे लगा ये वीडियो कमेंट में जरूर बताइएगा। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में एक अगले शिफ्ट को लेकर के, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।